जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल जगदीश कुर्मी 26 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक में आज हमारा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब निर्देशांक ज्यामिति। क्या होगा हमारा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें मतलब पहले तो देखेंगे, इसमें चतुर्थांश पाए जाते हैं। देखिए किस तरह से, इसमें तो चतुर्थांश पाए जाते हैं इस तरह से। देखिए कैसे, देखते हैं हम पहले निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। पहले देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति होती क्या। निर्देशांक ज्यामिति में ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है एक्स डैश अक्ष, और ये होता है वाई अक्ष, और ये होता है वाई डैश अक्ष। एक्स अक्ष को मतलब ये है हमारा एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। ये है क्या है? ये है एक्स अक्ष और ये होता है हमारा वाई अक्ष। एक्स अक्ष में सीधे हाथ की तरफ मतलब राइट साइड में चलने पर इधर वैल्यू होती है प्लस में 1, 2, 3 और 4, और दाहिने साइड मतलब लेफ्ट में चलने पर होती है माइनस में, जैसे कि -1, -2, -3 और -4। इसी तरह से होता है वाई अक्ष पर। वाई अक्ष पर ऊपर चलने पर प्लस होती है, नीचे आने पर माइनस, जैसे कि 1, 2, 3, और इधर भी देख लीजिए 1, इधर होंगी माइनस की, ठीक है, नीचे आएंगे तो माइनस की, -2 और -3, इस तरह से होती हैं, ठीक है। एक्स अक्ष पर दाईं ओर दाहिनी ओर चलने पर मतलब राइट साइड में चलने पर प्लस में होती हैं, और बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड में चलने पर माइनस में वैल्यू होती है। वाई अक्ष पर ऊपर जाते हैं तो प्लस, नीचे होती हैं तो माइनस। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति में जो चतुर्थांश होते हैं 1, 2, 3, 4, फर्स्ट चतुर्थांश में क्या है? दोनों प्लस प्लस, क्योंकि इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, तो प्लस कामा प्लस। पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होते हैं, दूसरे में ये वाला प्लस होता है और ये माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस। दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, ठीक, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, और तीसरे में ये भी माइनस, तो ये माइनस और ये भी माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब तीसरे चतुर्थांश में होता है माइनस, और फोर्थ में माइनस प्लस होता है। फोर्थ में क्या होता है? फोर्थ में वैसे माइनस प्लस होना चाहिए, बट इधर से काउंट करते हैं, ठीक है, प्लस और ये माइनस, तो इसमें होता है प्लस और कामा माइनस, सही है, प्लस और माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस। इस तरह से होता है निर्देशांक ज्यामिति में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, इक्वेशन नहीं होती ज्योमेट्री। तो इस तरह से होते हैं चतुर्थांश, सही है। देखिए अब क्या करेंगे हम, अब देखिए अब हम कुछ फार्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। फार्मूला मतलब इसमें बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है ना निर्देशांक ज्यामिति में। तो मान लीजिए कोई रेखा है, ये कोई एक लाइन है, इधर है कामा है x1 और y1 होते हैं, और इधर होते हैं x2 और y2, ये होता है, और ये होती है x। मान लो कोई भी दूरी है x, इसे मान लो कोई भी दूरी x। तो हमें इसकी दूरी ज्ञात करने का सूत्र, दूरी चाहे हम ऐसी कुछ भी, चाहे x लिख लो चाहे फिर लिख लो d। इसके लिए क्या होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र। देखिए हम लिख देते हैं,
किन्हीं दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने का सूत्र। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने का सूत्र, किसी एक रेखा के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, दिख रहा है आपको, D बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है रूट में, ये होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मतलब जो वैल्यू बड़ी है, अगर x1 की वैल्यू बड़ी तो x2 में से घटाएंगे, और अगर x2 की वैल्यू बड़ी है तो x1 में से घटा लेते हैं। देखिए इसीलिए दोनों तरह से लिख देते हैं हमने। पहले x1 था पहले, अब हम x2 को लिख देंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होते हैं किसी रेखा के बीच की दूरी ज्ञात करने के फार्मूला। अगर x1 की वैल्यू बड़ी है तो x1 में से x2 घटा देंगे, और अगर x2 की वैल्यू बड़ी है तो x2 में से x1 को माइनस कर देते हैं। ये है किसी रेखा के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला, यानी कि सूत्र। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक। क्या है हमारा अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक। अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक। अब निकालना है हमें अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक। देखिए किस तरह से निकलते हैं। कोई मतलब रेखा है, एक रेखा लीजिए, अंतःविभाजन अभी हम बताएंगे इसके अंतःविभाजन कैसे निकलेंगे। ये कोई एक रेखा है, सही है, और सबको पता है ये एक बिंदु होता है, ये बी होता है, इस पे होते हैं x1 और y1 होते हैं, और इधर होते हैं x2 और y2। और क्या है, अंतःविभाजन मतलब बीच में कोई एक बिंदु C है, अंतःविभाजन क्या होता है, बीच में एक बिंदु। अंतःविभाजन मतलब बराबर बराबर भागों में इन्हें बांट रहा है। अब A और C की वैल्यू बतानी है और B और C की वैल्यू बतानी है हमें। अब यहाँ पर मान लो x, कैपिटल X और स्मॉल x और y मान लो। बिंदु C क्या है हमारा, x और y। इधर क्या है, इसे मान लो M1, इसे क्या मानो M2, इसे मानो M1, इसे मान लो M2। ठीक, अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक इस तरह से निकलेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले हम निकालेंगे x बराबर, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, इससे गुणा, क्या है, M1 की x2 से गुणा और M2 की x1 से गुणा। ठीक है, क्या करना है हमें, M1 x2, फिर लगाना है प्लस का चिन्ह, M2 x1 बट्टे में क्या होगा, M1 प्लस M2। ये तो हो गया x के लिए, ये हो गया हमारा x के लिए सूत्र, अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक। अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक एक रेखा है, कोई बिंदु A B है, उसके बीच बिंदु कोई C है, उस पर x y बिंदु दे रखें, तो x का मान M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2।
और अब इसी तरह से बाई के लिए देखिए, बाई के लिए भी यही होगा, m1/2 m1/2 प्लस m2/1 वटे में है m1 प्लस m2 ये हो गए हमारे अंतर विभाजन के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट किसके लिए निकालेंगे हम, पहले हम सभी फार्मूले ही लिख लेते हैं, इसमें केवल फार्मूले ही हैं। अब क्या है, इसी के मतलब इसी में अगर ये तो अंदर के हो गए, अंतर विभाजन के लिए सूत्र हो गए, ठीक है, ये हो गए अंतर विभाजन के। अब अगर आ जाए बाह्य विभाजन के निर्देशांक आ जाए अगर, अब क्या हो जाए, अगर आ जाए बाह्य विभाजन के निर्देशांक, बाह्य विभाजन के निर्देशांक मतलब उसमें अंता मतलब अंदर के लिए थे, अंता मतलब अंदर, और बाह्य मतलब बाहर। केवल कुछ नहीं करना है, उसी प्रकार से एक रेखा लेनी है हमें, एक लेनी है रेखा, सूत्रों को रटना नहीं, मतलब बाई कॉन्सेप्ट समझाते चल रहे हैं। तो ए बिंदु मान लो कोई, और ये मान लो बी बिंदु, और बीच में कोई मान लो सी बिंदु। इस पे क्या हो जाएगा x1/1, और इधर क्या हो जाएगा x2 और y2, और यहाँ x और y, इसे m1 इसे m2, यानी कि बाह्य विभाजन है, बस केवल माइनस आ जाएगा, बाकी सेम वैसा ही रहेगा, केवल चिन्ह माइनस का आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर क्या हो जाएगा, क्या किया था हमने अंता में, x बराबर m1 x2, ये तो था ना m1 x2, बाह्य में केवल यहाँ माइनस हो जाएगा, अंता में यहाँ प्लस था, यहाँ बाह्य में यहाँ हो जाएगा माइनस का, और क्या है m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये हो गए x बिंदु के निर्देशांक, x के लिए निर्देशांक हो गए, बाह्य बिंदु के निर्देशांक में x के लिए हो गए। और y के लिए देखिए, y के लिए क्या हो जाएगा, y के लिए भी यही होगा, m1/2 माइनस m2/1 वटे में m1 प्लस m2, ये हो गए बाह्य विभाजन के निर्देशांक। अंता वालों में प्लस होता है, बाह्य विभाजन वालों में केवल माइनस होता है, यही डिफरेंट होता है अंता और विभाजन, बाकी सेम होता है, सेम सूत्र होते हैं, केवल चिन्ह चेंज होते हैं, केवल ऊपर वाले नीचे दोनों में प्लस ही होता है। ये हो गए हमारे। अब देखिए किसी चीज़ के मध्य बिंदु के लिए, अब किसी रेखा है, कोई रेखा है, उसका हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। यहाँ लिख लो मध्य बिंदु, एक रेखा है, फिर से वही करना, कोई एक रेखा है, इसकी कोई एक रेखा है जिसपे एक बिंदु A है, एक B है, और इसके जस्ट बीचों बीच एक मध्य बिंदु C है, और इसे बराबर बांटों में बांट रहा है, एक ये है, एक ये है, और ये क्या है, ये हो जाएगा x1/1
और ये हो जाएगा x2/2। और ये क्या है, ये है x और y, ये है हमारा x और y। अब मध्य बिंदु के लिए देखिए, मध्य बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु के लिए मतलब मध्य बिंदु है वैसा ही, इसी की तरह बाह्य बिंदु की तरह, बस ये एक एक जुड़ जाएंगे, एक एक दो हो जाएंगे, ठीक। मध्य बिंदु में जे ऐड हो जाएंगे, M1 M2 थे इसमें, इसमें M1 M2 थे, इसमें बस ऐड हो जाएंगे। M1 M2 है नहीं। अगर हम देखो एक की x2 से गुणा करेंगे तो x2 ही आना है, और फिर से एक की x1 से गुणा करें तो भी x1 आना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए मध्य बिंदु के लिए x का मान कैसे निकालेंगे, x का मान देखिए कैसे निकालना है हमें। x बराबर वैल्यू रखेंगे हम, x बराबर, वैसे तो हम अगर चाहें तो अगर M1 M2 वाले से ही करें तो M1 की तो वैल्यू 1 है और M2 x है, तो x2 की M1 से गुणा यानी 1 से गुणा करेंगे तो x2 आएगा, ठीक है। फिर चाहे हम किधर भी लिख दें x2, चाहे हम ऐसे लिख दें x2 इधर लिख दें, उधर प्लस में तो किधर भी लिख सकते हैं, तो x1 प्लस x2/2, M1 प्लस M2 होता है, नीचे 2 हो जाएंगे। ये हो जाएगा x के लिए, ये हो जाएगा x के मान के लिए मध्य बिंदु, और y के लिए y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। इस तरह से निकलेंगे इसके मध्य बिंदु। देखिए आपको दिखता होगा, y वाले से हम समझा रहे हैं आपको, जैसे हमने ये y बराबर लिखा है y1 प्लस y2। अगर हम y बराबर हम अगर ये भी लिखें M1/2, M1 क्या है, 1 है, और y2 का मान जब एक की y2 से गुणा करें तो y2 ही आएगा ना, तो y2 लिख दिया हमने, ठीक। चाहे इधर लिख लें चाहे इधर प्लस का है। अब क्या है, y1 और M2 का मान 1 है, और y1 जब एक की गुणा y1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 ही आएगा ना, तो y1, और नीचे M1 प्लस M2 होता है, यानी 1 1 2, इसलिए हो गए यहाँ 2। इस तरह से हो जाएगा मध्य बिंदु के लिए सूत्र, x के लिए वो हो जाएंगे, y के लिए ये वाला हो जाएगा। अब देखिए क्या है, अब क्या, किसी त्रिभुज अगर जैसे कि त्रिभुज आ जाए और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले हमसे, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करने को आ जाए, निर्देशांक ज्यामिति के 3 कोने दे रखे हों और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लें, जैसे देखिए हम आपको बता रहे हैं, त्रिभुज दिया हो और उसके उजले कोई त्रिभुज है, बना लेते हैं हम त्रिभुज को, समझाने के लिए ऐसे ही बना ले रहे हैं रैंडमली, ठीक। त्रिभुज है मतलब है तीनों त्रिभुज ही तीनों भुजाएं बराबर होती हैं ना, पर इसकी एक थोड़ी लंबी हुई, कोई नहीं, हम काम चला लेंगे। और इसे मान लो ए बिंदु क्या है हमारा, x1 y1, बी पे क्या है x2 y2, और सी पे क्या है x3 और y3। अब अगर हमसे एरिया ऑफ निकालने का है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे हम क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ही होता है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 करेंगे और फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। अब बनाएंगे इसका आप व्यू, कैसे बनाएंगे, x1 x2 x3 को किस में रखते हैं, ये क्या होती हैं, पंक्तियाँ होती हैं, पंक्ति में रखेंगे, पंक्तियाँ होती हैं, पंक्तियों में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, x1 को यहाँ, x2 को यहाँ, और x3 को यहाँ, और y1 को इधर, y2 को इधर दिख रहा है, और y3 को यहाँ, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1 1 1 1 1 और 1। इस तरह से निकालते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस तरह से उसे अरेंज करेंगे पहले, और फिर इसका सूत्र बनेगा जाके, सूत्र क्या होता है, 1/2, अगर हम पहले हम ब्रैकेट में इसे 1/2 सबके गुणा में है ना। अब क्या होता है, हम x1 लिखेंगे, जैसे वो सूत्र था ना हमारा x1 अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, x1 यहाँ पर लिखते हैं, तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो छुप जाएगी, इसकी इससे और इसकी इससे गुणा हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा,
बाई टू और चिन्ह होता है बीच में माइनस का, यहाँ पर बाई टू ये सूत्र होता है ना, बाई टू माइनस वाई थ्री, ये हो जाएगा ठीक। और फिर ये हो गया, और उसके बाद होता है प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ये सूत्र में होता है प्लस, फिर लिखते हैं यहाँ एक्स टू लिखते हैं, ये वाला एक्स टू लिखेंगे। एक्स टू लिखने के बाद अब क्या होगा, अब ये वाली और ये वाली, ये और ये छुप जाएगी, और क्या बचेगा, ये और ये छुप गई, तो ये बचा और ये बचा, तो क्या हो जाएगा, कौन कौन सी, ये गई छुप गई, ठीक है, एक्स टू से ये वाली छुप जाएगी और ये वाली छुप जाएगी, तो हमारी बाई वन और बाई थ्री बच जाएगी एक्स थ्री में। बट इसमें देखिए क्या है, बाई थ्री माइनस, क्योंकि अब ऐसा बच गया ना, बाई थ्री माइनस बाई वन, बाई थ्री माइनस बाई वन, एक पद बच गया, प्लस का चिन्ह लगाएंगे फिर से और लिखेंगे एक्स थ्री। देखिए आपको दिखता नहीं होगा, बहुत ध्यान नहीं रहा ना, उस पल्ले वाले पेज पे ही लिखते, ये होगा एक्स थ्री हो जाएगा, फिर से ब्रैकेट, एक्स थ्री में अब क्या हो जाएगा, ये और ये छुप जाएगा और ये बचेगा केवल, तो क्या हो जाएगा, बाई वन माइनस बाई टू, बाई वन माइनस बाई टू और बड़ी ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ये वाला हो जाएगा फार्मूला। आइए अगले नेक्स्ट पे, अब क्या है, अब एक का सूत्र और है, फिर उसके बाद सवाल ही आने वाले हैं, एक दो सूत्र और हैं, फिर जो भी बचे हुए होंगे वो हम सवाल के साथ साथ समझाते जाएंगे, ऐसे समझ में ही नहीं आने के। अगर हमसे पूछ ले गुरुत्व केंद्र हो गए, गुरुत्व केंद्र का पूछ ले हमसे, गुरुत्व केंद्र क्या होता है, जैसे कोई त्रिभुज है, पहले क्या लिखना है हमें, गुरुत्व केंद्र किसके निकालने, अब हमें निकालें गुरुत्व केंद्र, पूछ ले गुरुत्व केंद्र, अगर गुरुत्व केंद्र पूछ ले, गुरुत्व केंद्र किस तरह से होता है, ये तो हो गया हमारा त्रिभुज, सही है, एक ये इस तरह से होती है और ये इस तरह से होती है और ये वाली होती है इस तरह से, और जो ये पॉइंट जो बन रहा है ना, ये होता है हमारा गुरुत्व केंद्र यानी कि जी, गुरुत्व केंद्र यानी कि जी होता है ये वाला। और इसे मान लो ए बिंदु, ए पे क्या हो जाएगा एक्स वन बाई वन, और बी पे क्या हो जाएगा एक्स टू बाई टू, और सी पे एक्स थ्री और वाई थ्री, एक्स थ्री और बाई थ्री हो जाएगा। तो इसका हमें गुरुत्व केंद्र निकालना है, और जहाँ जैसे कि ये जी है, जी की जगह पे हम क्या लिख लें, जी बराबर एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई के पदों में ही मान आते हैं ना ज्योमेट्री पॉइंट में, तो क्या हो जाएगा, एक्स के लिए हम क्या करेंगे, गुरुत्व केंद्र में एक्स के लिए क्या रखते हैं हम, एक्स के लिए रखते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बट्टे एक दो तीन पद हैं तो बट्टे तीन, ये हो जाएगा हम एक्स के लिए, ये हो जाएगा एक्स के मान के लिए, और वाई बराबर वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बटे में तीन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वाई के लिए है हमारा गुरुत्व केंद्र का। गुरुत्व केंद्र समझिए क्या होता है, गुरुत्व केंद्र होता है ये बीच का, गुरुत्व केंद्र के लिए ये हो गए। अब जैसे कि हमें दे दे चतुर्भुज का निकालने के लिए, ठीक है, अब अगर हमें आ जाए चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, हमसे किसका क्षेत्रफल पूछ ले, चतुर्भुज, इस पे करें अगले पेज पर करते, क्योंकि आएगा नहीं ना इस पर, फिर उसकी तरह हो जाएगा, त्रिभुज की तरह गड़बड़ हो जाएगी। देखिए इस पे अब हम लिखेंगे चतुर्भुज,
भुज। चतुर्भुज का सूत्र अगर आ जाए, जैसे चतुर्भुज आ जाए हमारा, चतुर्भुज कैसे बनता है, ऐसे समांतर थोड़ी बनाना है हमें, थोड़ा तिरछा, वो ज़्यादा तिरछा हो गया यार, चलो कोई नहीं, समांतर नहीं, केवल चतुर्भुज है। ठीक, ये होता है चतुर्भुज, इसकी केवल आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, चारों एक बराबर नहीं होती हैं। जिसकी चारों एक बराबर हो जाती हैं वो हो जाता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज केवल आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो क्या यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए से क्या हो जाएगा, x1 y1 b x2 y2 सी बिंदु x3 y3 और डी बिंदु x4 और y4, x4 और y4, ये हो जाएगा। अब हमें इसका भी एरिया निकालना है चतुर्भुज का। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा, 1/2, 1/2 करना है हमें, और फिर x1 की इसके साथ x1 माइनस x3, x1 माइनस x3, और क्या है हमारा x2 माइनस x4, x2 माइनस x4, x2 माइनस x4 हो जाएगा। और क्या है इधर देखिए, y1 कहाँ गया, ये है y1 माइनस y3, y1 माइनस y3, और फिर y2 माइनस y4, y2 माइनस y4, y2 माइनस y4, इस तरह से इसका निकलता है क्षेत्रफल, इतना हो जाएगा। इसके बाद क्या है, जैसे हम मापांक मॉड निकालते हैं, मॉड निकाल इसी गुणा कर देंगे, हल करके वो एक सवाल आएगा उससे हम समझा देंगे। फिलहाल सूत्र याद रखना है। इस तरह से ये होता है हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखेंगे हम, ये हो गया हमारा चतुर्भुज का, और ये हो गया हमारा चतुर्भुज का। अब हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज, अगला पेज ले लेते हैं, तो इस पे आ नहीं पाएगा समांतर चतुर्भुज के लिए, तो नेक्स्ट पेज तो लेना पड़ेगा समांतर चतुर्भुज के लिए। इस पे आ जाते हैं, इस पे देखिए समांतर चतुर्भुज क्या है, इस पे लिख लेते हैं हम समांतर चतुर्भुज। ये हो गया समांतर चतुर्भुज, ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज देखिए हम बना लेते हैं, जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ऐसे ही बना रहे हैं रैंडमली, नाप को थोड़ी कर रहे हैं, फिलहाल ऐसा ही बनाएंगे जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी, समांतर चतुर्भुज। सही है, ये होता है चारों भुजाएं समान है। ठीक, चारों भुजाएं समांतर हैं एक दूसरे की। तो ए होता है ये बी होता है, ये सी होता है, और ये होता है डी, और ये होते हैं इसमें खिंचे हुए विकर्ण। ये क्या होते हैं, ये होते हैं इसमें विकर्ण, और ये होता है इनका मिड पॉइंट। ठीक है, अब इसके अगर ये सब वैल्यू दे रखी होगी तो इसका सूत्र बनेगा जाके मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हो गया, और BD, B और D, मिड पॉइंट ऑफ BD, AC और BD, ये इस तरह से हो जाएंगे, इस तरह से होंगे ये सभी सूत्र। तो इस तरह से ये जितने भी सूत्र थे सभी हमने लिख लिए हैं। अब हम अगर एक काज भी अगर बच भी गया होगा एक काज, तो हम उसे हम करेंगे सवाल में, अगर बच भी गया तो एक काज सवाल में कर लेंगे कंप्लीट, क्योंकि अब हमारे हिसाब से तो हमने लगभग सभी करा दिए। अगर एक काज बच गया होता तो वो सवाल में आ जाएगा, उससे हम उसे कंप्लीट करा देंगे।
तो अब हम एक उदाहरण एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। बिंदुओं क्या है, अब क्वेश्चन दे रखा है हमें, बिंदुओं क्या है, बिंदुओं 6,7 और 2,-9 के बीच की दूरी हमें निकालनी है। के बीच की दूरी देखिए, पहला वाला सूत्र जो हमने बताया था बीच की दूरी के लिए वही लगाना है। तो इसमें x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x1 बराबर क्या है 6 है, y1 बराबर क्या है, y1 बराबर है 7, y1 बराबर है 7 और x2 बराबर है 2 और y2 बराबर है -9। और बीच की दूरी के लिए सूत्र क्या था, सूत्र था d बराबर अंडर रूड कुछ भी ला सकते हैं, x1 माइनस x2 या फिर x2 माइनस x1, पर हम मतलब इसमें ऐसा देखते हैं। देखो हमने तुम्हें शुरू में दो सूत्र लिखाए थे, मतलब इसलिए लिखाए थे अगर x1 की वैल्यू छोटी है तो पहले x2 लिख लेंगे, अगर x2 की वैल्यू छोटी है तो पहले x1 लिखेंगे। इसमें x2 की वैल्यू छोटी है इसलिए x1 में से x2 हटाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नहीं भी हटाएंगे फिर भी स्क्वायर लगा हुआ तो माइनस प्लस वैसे ही हो जाएगा। तो अब हम यहाँ केवल और केवल हमारा क्या काम है, केवल और केवल वैल्यू रखनी है हमें। वैल्यू क्या रखेंगे, x1 की वैल्यू क्या है 6 माइनस x2 क्या है 2 इनका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -9 है, हाँ y2 की वैल्यू है -9 और y1 की 7 है और चिन्ह एक होता है इसमें सूत्र है माइनस का, तो -7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इतना। अब इसके बाद क्या है, इनको थोड़ा हल कीजिए, 6 में से 2 जाएंगे 4 यानी कि 4 का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों प्लस के हैं तो अपने चिन्ह के साथ जुड़ जाएंगे, 9 7 16 होते हैं ना, 9 7 16, हाँ 16 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 का होल स्क्वायर। अब क्या है, अगर हम स्क्वायर है ना माइनस है हमारा, अगर हम 2 का माइनस में भी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा ना। तो अब हम इनका कर लेंगे स्क्वायर, 4 का क्या होता है 4 चौक 16 और 2 का क्या होता है, वो क्या हम कह रहे हैं 2 का 16 का होता है 256। कुछ स्क्वायर या वर्ग याद कर लेने ही बेटर है, जिससे कि हमें समय की बचत होती है। वरना आपको बहुत कई बार सिखा चुके हैं कि वर्ग कैसे निकाला जाता है, किसी संख्या का वर्ग किस तरह से निकाला जाता है वो हम कई बार बता चुके हैं। तो क्या है हमारा रूट में ये ठीक 4 चौक 16 प्लस और 16 का क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा 256 और माइनस की स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस गुणे माइनस होता है प्लस। तो हम अगर इन्हें ऐड करेंगे, ऐड करने से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 6 6 12 के 2 5 1 6 1 7 और 2 के 2, रूट में आ गए हमारे 272। ये हो गया हमारा डी बराबर रूट में। चाहे हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं इसे, अगर छोड़ना है तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आगे बढ़ाना है तो इसके हमें करने होंगे भाई फैक्टर। देखिए किस तरह से 272 ना, 272 को हम काटेंगे पहले 2 से, 2 कम 2 2 3 6 और एक बच्चा 12 हो गए, 2 छंग 12। फिर करेंगे हम 2 छंग 12 एक बच गया और 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, सही है। अब देखिए फिर से काटेंगे 2 3 6 और 2 चौक 8, 2 एकन 2 2 सत्ते 14, 17 केवल 17 से ही कटेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए हम पूरा हल करके बता रहे हैं सही से। 2 2 गुणे 4 12, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में कितने
गुणे में हमारे 17, गुणे में 17। तो क्या है ये, इसमें पेयर बनना है दो दो के, ये पेयर बनना है ना। तो जब एक पेयर बाहर आता है रूट के निकल के तो सिंगल में आ जाएगा, मतलब उसका रूट हट जाएगा इसका। तो 2 गुणे 2 बाहर आ जाएंगे, 2 गुणे 2 आ जाएंगे बाहर और रूट में बच जाएंगे 17। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 रूट 17। ये हो जाएगा हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये हो जाएगी हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए हम आपको एक का सवाल और करके दिखा देते हैं, इसमें हो सकता है समझ में ना आया हो सही से। एक का उदाहरण और लिख लेते हैं। अब उदाहरण लिखेंगे हम अपनी तरफ से, अब तो ऐसे ही कुछ भी लिख लेते हैं रैंडमली। क्वेश्चन है, बिंदुओं 3, 4 और 2, 3 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, इसके हमें बीच की दूरी याद करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x1, इसमें जो मान होते हैं ये होता है x1 बराबर होता है 3 और y1 बराबर, y1 लिखेंगे, y1 बराबर है हमारा 4 और फिर लिखेंगे हम x2 बराबर है हमारा 2 और y2 बराबर है हमारा 3। y2 बराबर कितना, y2 बराबर है हमारा 3। और हमारा फार्मूला क्या है, इस सवाल को इधर ही देखते हैं, इधर ही कंप्लीट हो जाए तो छोटा छोटा लिख देंगे थोड़ा। फार्मूला होता है हमारा d बराबर अंडर रूट में, इसमें देखो इसमें भी वही है, x1 की वैल्यू बड़ी है और x2 की वैल्यू छोटी है, तो हम क्या लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरह से लिख देंगे इसे भी। केवल और केवल वैल्यू पुट करनी है हमें, वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाए, x1 की वैल्यू क्या है 3 और x2 की वैल्यू है 2, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 4 और y2 क्या है 3, माइनस के चिन्ह माइनस, y2 का मान है 3, तो इसका है होल स्क्वायर हमारा। यहीं पे कर देते हैं, इस सवाल को कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 3 में से 2 गया, 1 बचेगा रूट में 1 का स्क्वायर, सही है, रूट में 1 का स्क्वायर प्लस इसमें भी 1 बच गया, रूट में 1 का स्क्वायर। 1 का चाहे कितना भी स्क्वायर कर लो 1 ही रहता है, तो क्या हो जाएगा 1 1 2 पर रूट में अंडर रूट 2। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अंडर रूट 2, इसका उत्तर हो जाएगा अंडर रूट 2। तो इस तरह से निकलते हैं। तो आज तो हम अपनी वीडियो को यहीं तक करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।